स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल नर्सिंग गुरुजी पर। आज हम फिर से नई एक अच्छी सी जो रिक्वायरमेंट है, जो काफ़ी लोगों को अपने नर्सिंग पीरियड के दौरान रिक्वायरमेंट में मिलती है, तो वो लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं और आ जाते हैं नए नए वीडियो पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो जो कि है कैटरेक्ट नर्सिंग केयर प्लान पे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन मैनेजमेंट, आफ्टर नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्रोसेस और हेल्थ एजुकेशन के बारे में। ठीक है, जो आगे का हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, वो तो सब कॉमन हो गया है, कोई भी लिख सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम नर्सिंग केयर प्लान डायरेक्ट लैब इन्वेस्टिगेशन से ही शुरू कर रहे हैं। तो आज का कैटरेक्ट जो नर्सिंग केयर प्लान है, उसमें लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम नॉर्मली हीमोडायनेमिक स्टेटस पेशेंट का जानने के लिए हम CBC करते हैं। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट देख सकते हो आप यहाँ पर, कंप्लीट ब्लड काउंट। पहला है यहाँ पर टेस्ट, फिर वैल्यू ऑफ पेशेंट, फिर है नॉर्मल वैल्यू और फिर है रिमार्क। ठीक है, ये चार वस्तु हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला है RBC की नॉर्मल वैल्यू है और पेशेंट वैल्यू है। तो RBC है, WBC प्लेटलेट है और हीमोग्लोबिन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, ये चारों के चारों नॉर्मल है। फिर आता है यहाँ पर अनदर टेस्ट यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप कैटरेक्ट है वो फाइनलाइज करने के लिए ऐसा कौन सा आपको क्लू मिला जिससे आपने जो कैटरेक्ट का डायग्नोसिस है उसे फाइनलाइज किया, कंफर्म किया। ठीक है, तो उसमें स्पेशली कैटरेक्ट के लिए आता है स्लिट लैम्प। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं जो उसकी क्लिनिक होती है, वहाँ पर आपको ज़्यादातर ये स्लिट लैम्प देखने को मिलता है। ठीक है, उसका यूज़ करके डॉक्टर है जो कंफर्म डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर आएगा स्लिट लैम्प। तो यहाँ पर जो लेबोरेटरी वो ख़त्म होती है और शुरू होता है मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेशन मैनेजमेंट में लिखेंगे ड्रग्स है, उसका डोज है, फिर उसका रूट है, उसकी फ्रीक्वेंसी और एक्शन। तो ये 3 ड्रग्स लिखे। ठीक है, लेकिन तीनों में से जो एक ड्रग है ये मोक्सीफ्लोक्सासिन, यही ज़्यादातर पोस्ट ऑपरेटिव के बाद डालनी होती है आइस में। ठीक है, तो ये बरोबर है। बाकी की जो 2 ड्रग्स हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये 2 ड्रग, ठीक है, वो प्री ऑपरेटिव में यानी कि ड्यूरिंग ऑपरेटिव दोनों में ऑन द स्टेट डाली जाती है। इसको हम पोस्ट ऑपरेटिव रेगुलर में नहीं डालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि ये सर्जरी का डायग्नोसिस है, इसलिए। तो ये जो ड्रग्स है वो नहीं लिखेंगे आप तो चलेगा, लेकिन एक मोक्सीफ्लोक्सासिन लिखते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव पेन होगा तो आपको पेन किलर डाइक्लोफेनाक है, आइबुप्रोफेन है, वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो एक मोक्सीफ्लोक्सासिन और एनी एनाल्जेसिक ड्रग्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। बाकी ये जो ड्रग्स है साइक्लोपेंटाजोल और एस्पिरिन, ये दोनों ड्रग्स आपको ऑन द स्पॉट इंटर ऑपरेटिव पीरियड के दौरान डालनी होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मेडिकेशन मैनेजमेंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ। तो यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस तो बिल्कुल राइट ही है, लेकिन आपको अगर याद रखना है, अगर आपको एग्ज़ाम के दौरान भी ये चीज़ का यूज़ करना होता है, तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो डायग्नोसिस आप लिखिएगा तो आपको ज़रा ईजी रहेगा। ठीक है, यही डायग्नोसिस है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके हम बताएंगे। ठीक है, पहला डायग्नोसिस क्या है? डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन मीन्स के अपनी जो 5 सेंसेस होती है, ठीक है, उसमें जो एक सेंस है हमारी आई, ठीक है, उसकी जो सेंसरी परसेप्शन है वो क्या हो गया? डिस्टर्ब, क्योंकि आइज में क्या हो गया है? क्लाउडिकेशन हो गया। ठीक है, कैटरेक्ट हो गया है, तो साधारण सी बात है विजुअल इंपेयरमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस। तो आप डिजीज कंडीशन भी लिख सकते हो और लिख सकते हो कि रिलेटेड टू क्लाउडिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू
क्लाउडिकेशन ऑफ लेंस एज एविडेंस बाय, कैसे पता चला? तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे स्लिट लैम्प इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या है? डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू क्लाउडिकेशन ऑफ लेंस एज एविडेंस बाय स्लिट लैम्प एग्जामिनेशंस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पहला डायग्नोसिस यहाँ पर ख़त्म होता है, शुरू होता है दूसरा डायग्नोसिस। क्या है? रिस्क फॉर ट्रॉमा रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय रिड्यूस विजुअल एक्यूटी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? रिस्क फॉर ट्रॉमा रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस और द क्लाउडिकेशन ऑफ लेंस, ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। रिस्क ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस और द क्लाउडिकेशन ऑफ लेंस एज एविडेंस बाय, कैसे हमें पता चला कि उसकी विजुअल एक्यूटी हो क्या होगी? रिड्यूस। ठीक है, तो ये होगा हमारा दूसरा डायग्नोसिस। अब है तीसरा डायग्नोसिस, एक्यूट पेन। ठीक है, एक्यूट आई पेन, अब ऐसे लिख सकते हो, ये सब लंबा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है? एक्यूट आई पेन रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव, और लिख सकते हो कि एक्यूट आई पेन रिलेटेड टू सर्जरी इज एविडेंस बाय पेन स्केल स्कोर। ठीक है, ये नहीं लिखना, मैं जो बोला वो आप लिख डालिएगा। ठीक है, फिर है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट एज एविडेंस बाय, जो भी हम रिस्क वाला डायग्नोसिस लिखते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ हम लिखेंगे क्या रिस्क है और किसके रिलेटेड है। ठीक है, वो इसमें एविडेंस नहीं आएगा। तो क्या है? रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट। फिर आता है ये नॉलेज डेफिसिट। ठीक है, तो नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू इलिटरेसी और डिक्रीज अवेयरनेस एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्नोसिस। बाकी का है ये आखिरी, वाटर स्टेग्नेशन रिलेटेड टू इनएडुकेट ड्रेनेज सिस्टम एज एविडेंस बाय आस्किंग क्वेश्चन आंसरिंग। तो ये हो गया हमारा डायग्नोसिस। ठीक है, ये कम्युनिटी में आपको हेल्प कर सकता है। बाकी या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस है, एंग्जाइटी है, वो सब कॉमन डायग्नोसिस यहाँ पर आप फॉर्म कर सकते हो। लेकिन आपको जो भी सुपीरियर में लिखना है, ठीक है, जो भी आप पहले डायग्नोसिस लिखेगा वो सब एक्चुअल डायग्नोसिस होने चाहिए। ठीक है, उसमें से कोई भी पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। डायग्नोसिस के बाद शुरू होती है हमारी नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में पहले आता है असेसमेंट। ठीक है, क्या असेसमेंट है? पहले डायग्नोसिस देख लेते हैं, क्या है? डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शंस रिलेटेड टू, हमने जो डायग्नोसिस फॉर्म किया था वो हम लिखेंगे। ठीक है, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू क्लाउडिकेशन ऑफ लेंस एज एविडेंस बाय स्लिट लैम्प इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या है? मैं पेशेंट से आई एम हैविंग प्रॉब्लम मीन्स रीजन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है? आई ऑब्जर्व डेट माई पेशेंट हैविंग क्लाउडी विजन, बिल्कुल सही है ये। फिर है गोल, क्या हमारा गोल होना चाहिए? टू रिकवर ऑप्टिमम विज़न। ठीक है, तो उसका जो ऑप्टिमम विज़न था पहले, वो आपको मेंटेन और एस्टेब्लिश करना है। फिर है उसकी प्लानिंग, कैसे आप करोगे? तो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रेशनल, हम तीनों के तीनों एक साथ देखेंगे। क्या है? पहला है प्लानिंग, यहाँ पर लिखा गया है कि पहला प्लानिंग है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है और फिर रेशनल। तो ये थोड़ी गड़बड़ है, पहले आप लिखेंगे प्लानिंग, उसके बाद लिखेंगे रेशनल और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लानिंग, असिस द विजनेबिलिटी ऑफ पेशेंट, तो उसका रेशनल है फॉर नोइंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, असिस द विजनेबिलिटी ऑफ पेशेंट। फिर दूसरा है यूज़ ऑफ स्नेलन चार्ट फॉर असेसमेंट, उसका रेशनल आता है फॉर विज़न क्लियरली। ठीक है, फिर आता है टू एनकरेज रेगुलर चेकअप विद एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हम ये क्यों रेगुलर चेकअप करेंगे? फॉर बेटर रिलीफ और फॉर द थेराप्यूटिक पर्पस। ठीक है, तो उसके बाद उसका आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी वर्ब आता है, ठीक है, उसके पीछे ईडी लगा देना है, यही सही फॉर्मूला है। उसके बाद आता है टू टेक प्रॉपर मेडिसिन
फिर आता है टू प्रोवाइडेड एडिक्वेट मेडिकेशंस, और रेशनल में यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन लिख सकते हो टू इम्प्रूव द कंडीशन, ठीक है। फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप लिखेंगे सभी केयर प्लान में, ये आप कुछ भी नहीं आता तो ये सेंटेंस आप लिख सकते हो कि आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर माय पेशेंट्स विल बेटर फील देन प्रीवियस, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर पहला जो केयर प्लान था वो पूरा होता है, पहली नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, पहली प्रोसेस यहाँ पर पूरी होती है। शुरू करते हैं हम दूसरी प्रोसेस। तो चलिए दूसरी प्रोसेस क्या क्या है, डायग्नोसिस देख लेते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क फॉर ट्रॉमा रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय रिड्यूस विजुअल एक्विटी, बिल्कुल सही डायग्नोसिस है। उसका सब्जेक्टिव डाटा क्या आता है, यहाँ पर बहुत बड़ी एक भूल है, ठीक है। जो भी जिस भी वक्त हम डायग्नोसिस लिखेंगे, ठीक है, रिस्क वाला, तो उसमें हम ये सब्जेक्टिव डाटा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकन्फ्यूजन हो गया है इसलिए लिखा गया है, लेकिन रिस्क वाला डायग्नोसिस पेशेंट को नहीं पता होता है, ठीक है, वो हम ही असेस करते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव डाटा इसमें नहीं आता है, सिर्फ आता है उसमें ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा हम लिखेंगे आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट्स हैविंग एन प्रॉब्लम टू परफॉर्म डेली लिविंग एक्टिविटीज़ और डिक्रीज और हैविंग प्रॉब्लम टू सी दी ऑब्जेक्ट और दी सराउंडिंग, ठीक है। ये आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। फिर आता है उसका गोल टू मेंटेन विजुअल इक्विटी। फिर आता है प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले प्लानिंग लिखेंगे, असिस द पेशेंट डिग्री ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, असिस करनी है पेशेंट की विजुअल इक्विटी कैसी है, ठीक है, कितना उसका विजुअल इम्पेयर्ड हो गया है वो हम असिस करेंगे। फिर उसका आता है रेशनल, ठीक है। तो क्या उसका रेशनल है, टू नोइंग एनी abnormality और इम्प्लीमेंटेशन टू असिस द पेशेंट डिग्री ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। सिर्फ ईडी कोई भी वर्ब है उसके पीछे लगा देना है, ठीक है। फिर आता है प्लेस द बेड इन लोएस्ट पोजीशन फॉर द टेक पेशेंट हिज डिवाइस, ठीक है। अगर पेशेंट को दिखाई नहीं देता है और उसका जो भी डिवाइस है, चार्जर है, मोबाइल है, वो सब आपने कहीं दूर रखा है, तो पेशेंट लेने जाएगा और फिर टकराएगा और उसको ट्रॉमा होगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसकी जो बेड है उसको लोअर पोजीशन में रखनी है और उसका जो भी डिवाइस है वो उसके नियर बाय रखना है, ठीक है। उसमें रेशनल क्या आता है, फॉर बेटर रिलीफ। इसके अलावा लिख सकते हो कि प्रिवेंट फर्दर इंजरी, ठीक है। उसके बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप यहाँ पर लिख देना है सिंपली, ठीक है। फिर आता है प्रमोट एडिक्वेट लाइटिंग इन द पेशेंट रूम। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर पेशेंट को दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर आप फिर से लाइट नहीं है रूम में, तो पेशेंट को चांस है ट्रॉमा होने के, इसलिए एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए। 4 रेशनल है, यहाँ पर लिखा गया है प्रॉपर विज़न है, ठीक है, प्रॉपर विज़न देखने के लिए, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कर देना है। आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर में पेशेंट विल फील बेटर देन प्रीवियस, ये आपको लिख देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा डायग्नोसिस। फिर आता है तीसरा डायग्नोसिस, ये है लास्ट वाला, ठीक है। चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं। हम आपको साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करना पड़े कभी भी। उसका आपका जो भी एग्जामिनर, आपका जो भी इवैल्यूएटर आपको जब पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है, ये कौन सा डायग्नोसिस है, हमने किस तरह फॉर्म किया है, ठीक है। हम सिर्फ आपको जो भी मटेरियल है वो नहीं दे रहे, उसके साथ हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, तो इसे प्लीज़ आप स्किप ना करें और अच्छे से समझें। तो चलिए ज़्यादा हम भाषण नहीं देंगे और शुरू करेंगे हम अपना डायग्नोसिस नर्सिंग प्रोसेस के साथ। तो कौन सा डायग्नोसिस है यहाँ पर, एक्यूट पेन वाला, ठीक है। तो पहला डायग्नोसिस थे वो क्या थे, प्री ऑपरेटिव। अब ये आ गया है सर्जिकल यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस। तो क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी एज एविडेंस बाय पेशेंट पेन स्केल स्कोर। ये हम फॉर्म कर डालेंगे डायग्नोसिस, ठीक है, इससे थोड़ा चेंज है। सब्जेक्टिव डेटा क्या है, आता है माई पेशेंट से इज आई हैविंग पेन। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, आई ऑब्जर्व दी पोस्ट ऑपरेटिव साइट टेंडरनेस और दी
पेन स्केल स्कोर। फिर आता है गोल टू रिड्यूस द पेन, ठीक है। प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन। पहले आता है प्लानिंग, असिस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स, यहाँ पर लिख सकते हो असिस द लेवल ऑफ पेन, ठीक है। फिर आता है रेशनल, टू नो एनी अबनॉर्मलिटी और द टू नो द इम्पैक्ट ऑफ पेन और द इंटेंसिटी और द लेवल ऑफ पेन, ठीक है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन में असिस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और असिस द लेवल ऑफ पेन। फिर इवैल्यूएट द पेशेंट रिएक्शन टू पेन। ये नहीं लिखेगा तो आप चलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो कि यूटिलाइज दी कोल्ड कंप्रेशन एज रिक्वेस्टेड बाय पेशेंट्स। जो कोल्ड थेरेपी है वो आपको प्रोवाइड करनी है। इससे क्या होगा, पेशेंट की जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो रिलीव हो जाएगी, ठीक है, और पेशेंट बेटर फील करेगा, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन का आपको अप्लाई करना है। प्रोवाइड मेडिसिन, इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो ज़्यादा पॉइंट लिखने के लिए। प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है। क्यों बेड रेस्ट देना है, टू हीलिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। ये हो गई हमारा रेशनल। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन में, तो आपको सिर्फ ईडी लगा देना है, ठीक है। जो भी प्लान करते हैं उसके पीछे, तो उसको ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग पे ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर आता है रिड्यूस और दी रिस्ट्रिक्ट द अननीडेड एक्टिविटी। ज़रूरत के ज़्यादा जो पेशेंट एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो फर्दर इंजरी हो सकती है और पेन एग्रीवेट हो सकता है, इसलिए हम जो उसकी मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सब आता है प्लानिंग में। यहाँ पर हमारा जो भी तीसरा केयर प्लान का प्रोसेस है वो ख़त्म होता है। इवैल्यूएशन में आता है आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर में पेशेंट्स फील बेटर देन प्रीवियस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ आपका दिमाग का यूज़ करके आप लिख सकते हो कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। पेशेंट को डायग्नोसिस है कैटरेक्ट का, तो इसके आधारित इसके अकॉर्डिंग हम थेराप्यूटिक डाइट प्रीफर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम खट्टा नहीं देंगे, ज़्यादा हम कुछ स्पाइसी फूड नहीं देंगे, जिससे पेशेंट की जो भी हेल्थ है वो मेंटेन हो सके। देंगे तो सिर्फ हम ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लूइड लिक्विड, ठीक है। फिर एक्टिविटी एक्सरसाइज, पेशेंट को कहेंगे कि माइल्ड एरोबिक एक्सरसाइज आप करो। फिर है स्लीप एंड रेस्ट, पेशेंट को कहेंगे जितना बने उतना रेस्ट कीजिए और स्लीप कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हीलिंग है वो इम्प्रूव होगा। फिर है पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को कहेंगे कि जो भी फूड आप ले सकते हो, ठीक है, वो फूड खाने से पहले आप हैंड वॉश करें, फूड खाने के बाद हैंड वॉश करें, ठीक है। ये सब टॉयलेट हाइजीन प्रिपेयर का मेंटेन करें, ये सब हाइजीन में आएगा। और मेडिकेशन में लिखेंगे कि टाइम टू टाइम मेडिसिन ले और जो भी फॉलोअप टाइम डॉक्टर या नर्स ने कहा है उस टाइम पर आप फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल आ जाए। तो यहाँ पर हमारा जो केयर प्लान है वो ख़त्म होता है, ठीक है। केटरेक्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा सा हमने ये समझाया है आपको और बहुत ही अच्छा सा ये केयर प्लान है, तो आपको भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे सभी लोग इसका लाभ ले सकें और सीख सकें। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम कैटरेक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि कैटरेक्ट क्या है, ठीक है, किससे होता है, ये सब बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, ठीक है। और जो भी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए उसकी भी आप कमेंट कर सकते हो। और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे वीडियो से वो लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे।